So good morning students. Today we are continuing our chapter number 2 which is current electricity. इसके बारे में हमने पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड थे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट जो टॉपिक करना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है कि जो रेजिस्टिविटी है किसी मटेरियल की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस पढ़ना है हमने। रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रो से इसको डिनोट कर दिया और क्या था, m/n(e²) टो, ये पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देखिए जो रेजिस्टिविटी है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। तो दो चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। एक तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑन m। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके तो कैसी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर किसी मटेरियल के अंदर ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, और अगर ज्यादा जाएंगे तो वो ज्यादा करंट कंडक्ट करेंगे, और ज्यादा करंट होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया सीधा सीधा इसमें। दूसरा जो है, जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टो के। टो क्या होता था, टो होता था रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक कंडक्टर के अंदर, तो वो आपस में जब कोलाइड करते हैं तो दो कोलिजन के बीच में, यहां से इलेक्ट्रॉन कोलाइड होके आगे की तरफ चलने लग गया और यहाँ आगे फिर से कोलाइड कर गया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इन दोनों कोलिजन के बीच में जितने टाइम के लिए वो रिलैक्स रहा है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूला में देख सकते हो कि रिलैक्सेशन टाइम की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रो के। मींस कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। अब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाके टकराता है, यहां जाके ना टकराए, वो यहीं पे टकरा जाए दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि जो टाइम है रिलैक्स रहने का वो कम हो गया। अगर रिलैक्स रहने का टाइम कम हो गया तो क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। और अगर इसको हमने एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे कि अगर टाइम कम हुआ मतलब वो ज्यादा बार टकराएगा, ज्यादा बार टकराएगा क्योंकि जल्दी जल्दी टकरा रहा है, टाइम कम हो गया टकराने का, तो ज्यादा बार टकराएगा तो दूसरे एंड तक बहुत देर में पहुंचेगा, और दूसरे एंड तक देर में पहुंचेगा तो जो करंट है, करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I=Q/T। तो टाइम ज्यादा लग गया उसको, टाइम ज्यादा लग गया तो करंट कम हो गया, और अगर करंट कम हो गया तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस या उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस तरह से किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसका नेचर कैसा है, कितने उसकी बॉन्डिंग है, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं फ्री स्टेट में। और दूसरा हो गया रिलैक्सेशन टाइम। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम सीधा सीधा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जो मोबाइलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो वाइब्रेशन होगी वो भी ज्यादा होगी, और अगर मोबाइलिटी ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन रेट है वो भी बढ़ जाएगी, जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी कोलाइड करेंगे तो फिर से क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने पर जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो तीसरा जो यहाँ पर पढ़ना है वो क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है वो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सभी के बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं और इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। जनरल फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, तो कैसे बना सकते हैं उसको। सपोज जब टेम्परेचर था T0 तो उस टाइम रेजिस्टिविटी कितनी थी, ρ0। जब टेम्परेचर था T0 रेजिस्टिविटी कितनी थी, ρ0। जब टेम्परेचर हो गया T तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ρ। तो अगर आपको इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना हो कि T0 था तो रेजिस्टिविटी थी ρ0, टेम्परेचर हो गया T
तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी रो। तो इनके बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो रो नोट जो रहेगा वो डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके, जो पहले रेजिस्टिविटी कितनी थी, ठीक है। नेचर ऑफ द मटेरियल, अब नेचर ऑफ द मटेरियल के लिए हम एक कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं कि उस मटेरियल का कोफिशिएंट कैसा है। तो उसके लिए मैंने लगा दिया यहाँ पर अल्फा। पहले कितनी रेजिस्टिविटी थी, बाद में रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, पहले रेजिस्टिविटी कितनी थी, अगर पहले ज्यादा थी तो बाद में और बड़े और ज्यादा हो जाएगी। मटेरियल का कोफिशिएंट कैसा है, नेचर कैसा है, और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया। पहले कितना था टी नोट, अब कितना हो गया टी, तो चेंज कितना आया टी माइनस टी नोट, ठीक है। तो जब हम इसको इक्वल का बना लेते हैं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रो नोट प्लस रो नोट अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ ये टर्म एक और ऐड कर दी। वो क्यों ऐड कर दी, क्योंकि ये तो इंक्रीज हुआ है ना, इसके ये इसकी वैल्यू जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पहले जो वैल्यू है उसकी टी नोट पे जो वैल्यू है उसमें ही तो ऐड होगा ना आगे जाके। तो जो ज्यादा हुई है वो पहले वाली वैल्यू में हम ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह पे क्या है, रो नोट है, तो रो नोट को कॉमन कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू यहाँ बच गया 1 प्लस ये भी 1 हो गया, तो यहाँ बच गया अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट, ठीक है। तो ये आ गई रेजिस्टिविटी की वैल्यू। तो यहाँ से आप किसी भी कंडक्टर के लिए या सेमी कंडक्टर के लिए या इंसुलेटर के लिए जो अगर आपने रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करती है वो देखना है, तो यहाँ से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है कि अगर अल्फा को हमने देखना हो कि अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, या अल्फा को अगर डिफाइन करना है तो अल्फा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बाकी सारे टर्म्स एक साइड में ले आओ। यहाँ पर जो रो नोट है वो कैसे है कि इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां से इस इक्वेशन से उठाओ इसको। इस इक्वेशन से अगर हम इसको उठाते हैं, यहाँ रो नोट है प्लस में, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस में, तो रो माइनस रो नोट इज इक्वल टू रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट। आप टी नोट को किधर ले आइए, ठीक है। तो क्या हो गया, रो माइनस रो नोट डिवाइड बाई, ये तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, और इधर क्या बच गया रो नोट अल्फा। रो नोट जो है वो टेम्परेचर की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है कि टी नोट पर कितना था, ठीक है। तो टी नोट पर कितना था इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये भी इसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया रो नोट। तो अब ये आ गई आपके पास वैल्यू किसकी, अल्फा की। तो यहां से आप अल्फा को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसा होगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है जब हम टेम्परेचर को कुछ चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर में चेंज के साथ रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आता है, डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा क्या है, जो कोफिशिएंट है किसका, रेजिस्टिविटी का, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसकी वैल्यू आप यहां से डिजाइन कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने देखना है कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, या इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑफ, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, कंडक्टर्स की। तो ये तो आपको पहले ही बता दिया है कि जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जब रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर हमने पहले ही बात कर ली है कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होगी और वो मूव करते हुए एक दूसरे के साथ ज्यादा टकराएंगे तो उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब है कि उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज अगर हुआ किसी कंडक्टर का तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चीज लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। दूसरा अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स जैसे जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती कंडक्टर्स की तरह, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं होती इंसुलेटर्स की तरह। तो उनमें क्या फर्क पड़ता है कि जब भी हम उनकी जो
बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो उनकी जब टेम्परेचर उनका इंक्रीज किया जाता है तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो हल्की सी कम हो जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जो प्रैक्टिकली मेजर किया जा सके या यूज किया जा सके, लेकिन फिर भी जो रेजिस्टिविटी की अगर डिपेंडेंस की बात की जाए तो उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर पहले ही बहुत थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए तो थर्मल एनर्जी के कारण बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टूट जाते हैं, जिससे वो फ्लो करने लगते हैं। तो बढ़ेगा ही कुछ न कुछ, पहले फ्री नहीं थे, अब वो फ्री हो गए तो मूव कर सकते हैं, और मूव करेंगे तो करंट बनाएंगे, करंट बनेंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। सेम केस विद द इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर हो, बिल्कुल कम हो, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कम हो जाएंगे, तो उनके कम होने से कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो जीरो होता है। बट अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिल गई, थर्मल एनर्जी के कारण वो अपनी स्टेट से बाहर आएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होने से वो न्यूक्लियस के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो टूटेगी, और उसके टूटने से वो फ्री स्टेट में होंगे। तो जब भी उसके बाद अगर आप उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, देन दे कैन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जब वो मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, करंट बनाएंगे, तो उसको हम करंट बोल देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ न कुछ करंट बनेगा, तो करंट बनेगा मीन्स रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो जब आप इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, टेम्परेचर की। ठीक हो गया। उसके बाद एक नई टर्म आती है हमारे पास, वो क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब डेंसिटी आपने पढ़ी हुई है, चार्ज डेंसिटी क्या थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम पढ़ते थे कि चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी, वॉल्यूम चार्ज ऑन द दैट वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर। तो ऐसे ही करंट डेंसिटी क्या होगी, किसी मटेरियल के अंदर से अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, किसी मटेरियल के अंदर से अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है और इसका एरिया कितना है, एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, और इसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, तो इसकी जो डेंसिटी बनेगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जे से। तो जे जो है करंट डेंसिटी किसके इक्वल आएगी, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिवाइड बाय ए, एरिया ऑफ द कंडक्टर, करंट कैरिंग थ्रू द कंडक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर हो गया। तो इस टर्म को हम क्या बोल देते हैं, करंट डेंसिटी। इसका भी कई जगह पे हम यूज करते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर से किसी गिवन टाइम पर कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, कितने एरिया के अंदर से। अगर बात किसी छोटे से एरिया की हो रही है, सपोज डी एरिया की बात हो रही है, स्मॉल पार्ट या स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, और उसके अंदर से करंट भी कितना होगा, स्मॉल करंट फ्लो करेगा। ठीक हो गया। तो जे किसके इक्वल रहेगा उस टाइम पे, जे इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है डी आई बाई डी ए, और अगर डी आई की वैल्यू यहां से हमने फाइंड आउट करनी हो तो ये क्या हो जाएगी, जे इंटू डी ए। ठीक है। तो ये आ गया स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया, इसके इक्वल हमें ये मिल जाता है। तो डी आई की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो कैसे कर सकते हो, करंट को एक्सटेंड करना हो तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया, डी आई इज इक्वल टू, इस साइड में इंटीग्रेशन हो गया जे डॉट डी ए। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये, तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जे डॉट डी ए। डी आई का इंटीग्रेशन हो गया, क्या बन गया, आई, और ये कितना हो गया, जे डॉट डी ए। ये आ गया करंट की वैल्यू यहाँ पर। तो किसकी फॉर्म में आ गई है, करंट डेंसिटी की फॉर्म में आ गई है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर इसकी यूनिट बनानी हो तो यूनिट क्या बना सकते हो इसकी, करंट डेंसिटी क्या है, आई की यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर। ठीक है। और एरिया की यूनिट क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है। तो यहां तक आपने इसको आज कर लेना है, करंट डेंसिटी तक। करंट डेंसिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आपने इसको अच्छे से कर लेना।